बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दाएं और बाईं ओर जो महानुभाव हैं, आज के सेशन के मुख्य वक्ता ये लोग हैं और इनके जो विषय है वो आज आप देखेंगे ये है टू कंपेयर द पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ मैथिली एंड भोजपुरी, फोकसिंग ऑन देयर लिरिकल क्वालिटी, थीम्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इससे पहले कि हम इस पे चर्चा शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच जो महानुभाव हैं उनका परिचय मैं आपसे रूबरू तारुफ करा दूं। हमारी बाईं ओर श्री किशोर केशव हैं। He is a versatile cultural practitioner with nearly 4 decades of experience as poet, writer, translator and full-time journalist. He is also founder, member, director of the Maithili theatre group Bhangima and joint secretary of the Patliputra Natya Mahotsav. He is actively engaged in literature, culture, theatre, radio, television and film. He has written scripts for around a dozen of TV documentary serials and acted in about 2 dozen teleplays. आप देखें कि किस प्रकार से आप आज सुन पाएंगे कैसे साहित्य और स्क्रिप्ट और फिल्म और टेलीफिल्म और भाषा की जो बेसिक संस्कृति है उसको संभाल रखते हुए किस प्रकार से मनोरंजन की दुनिया में इसका गुम्फन किया जाता है, इसके बारे में आज आप सुनेंगे। हमारे दाईं ओर श्री मनोज भावुक हैं। नाम के पीछे भावुक है, विच इज़ क्वाइट इमोशनल। इमोशन अंग्रेजी इसका शब्द कह सकते हैं। मनोज भावुक जी स्क्रीन राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, एडिटर हैं, एंकर हैं एंड भोजपुरी रिसर्चर हैं। ही हैज़ प्लेड अ पाइवटल रोल इन प्रमोटिंग भोजपुरी लैंग्वेज and culture across India and abroad through his works including तस्वीर जिंदगी के, छलनी में पानी and भोजपुरी सिनेमा का संसार. He has edited the Bhojpuri Junction and has been honored with several awards including the Bharatiya Bhasha Parishad Samman, Bihar Kala Shri Samman and the Mauritius भोजपुरी गौरव सम्मान। तो एक बार मैं फिर आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे बीच जैसा आप देख रहे हैं स्कूली बच्चे हैं, हमारे लोग बाग हैं, कुछ खुद बड़े लेखक हैं, रचयिता हैं और कुछ सुधी वर्ग के आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो इससे पहले कि जैसा आज का विषय है मैथिली और भोजपुरी साहित्य की जो इसका गीतात्मक परंपरा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और आपने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो अगर मैं पहले किशोर साहब से बात करूं कि मैथिली साहित्य और उसकी गीतात्मक परंपरा की कौन सी ऐसी मुख्य विशेषताएं हैं जो आपको आकर्षित करती हैं? प्रणाम। मेरे 2 अग्रज जिनकी उंगली पकड़कर चलना हमने सीखा है, श्री ऋषिकेश सुलभ और आराधना जी यहाँ बैठी हैं, इसलिए बोलने में थोड़ा संकोच होगा मुझे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। बिहार की ख़ास तौर से जितनी अपनी भाषाएं हैं, कह लीजिए बोलियां हैं, उसके जीवन में यदि कुछ पहला विषय है तो वो है गीत। गर्भधारण से लेकर, एक बच्चे के गर्भधारण से लेकर और मृत्यु पर्यंत हर क्षण हर पल केवल गीत है। मिथिला में गीत या मैथिली में गीत, वाद्य वादन उसमें नहीं है, ये एक विशेष बात है। वाद्य वादन बहुत बाद में जुड़ा है। कंठ संगीत की परंपरा रही है और लोकगीत के मामले में बहुत समृद्ध रहा है।
हमारा मैथिली का साहित्य 1350 ईस्वी के बाद लिखा हुआ साहित्य हमें मिलता है, जब विद्यापति, महाकवि विद्यापति का अवतरण होता है। उसके बाद की पूरी परंपरा गीत की परंपरा है, पूरा मध्यकाल नाटकों का मध्यकाल है, और वो संगीत नाटक या कीर्तनिया नाटक हैं जिसमें गीत हैं। 1350 से पहले लगभग 1500 वर्ष और पहले तक हम ले जा पाते हैं अपने साहित्य को, तो डाक के वचन, घाघ के वचन और भड्डरीक के वचन हमें मिलते हैं। सिद्धाचार्य का साहित्य है, 49 सिद्धाचार्य हुए हैं जिनके पद हमें मैथिली में कम या ज़्यादा मिलते हैं। तो लगभग 800-900 वर्षों की जो हमारी साहित्य की परंपरा है, जिसका लिखित रूप हमें मिलता है, वह मूलतः गीत की परंपरा है, गीत गायन की परंपरा है। इस गीत में जीवन के हर रंग मिलते हैं, दुख विषाद, उल्लास उमंग, अवसर विशेष, पर्व त्योहार, रिचुअल्स, संस्कार के, विभिन्न संस्कार के गीत, ये सभी गीत हैं। और अद्भुत ये है कि इन सभी गीतों को गाने के लिए आज जिसको हम धुन कहते हैं, लोक परंपरा में उसे भास कहते हैं। तो उसके गाने के भास या धुन अलग अलग हैं। आज के इस सेशन में यदि इससे ज़्यादा बोलना पड़ा और अवसर आप देंगे तो मैं फिर कुछ गुनगुना कर और कुछ उदाहरण के साथ बात करूंगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैथिली के पूरे साहित्य, मैथिली के समाज, मिथिला के समाज और मिथिला के जीवन में सुबह से शाम तक पराती से हम शुरू करते हैं, जब सुबह सोकर उठते हैं, और सोने के समय तक हम गीत गाते हैं। बच्चे के गर्भाधान से लेकर, जब माता पहली बार गर्भधारण करती है वहाँ से लेकर, और आपके मृत्यु तक के गीत हमारे पास हैं। संस्कार, वो जनेऊ, मुंडन, उपनयन, परिछन, सिंदूरदान, जितने तरह के संस्कार हैं, 16 श्रृंगार, पसाहन के गीत जब स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, उसके भी गीत हैं हमारे पास। मिथिला में मूलतः और मुख्यतः आज भी पेशा कृषि है, तो कृषि और कृषि कार्य से जुड़े जो दूसरे काम हैं, उस अवसर के भी अलग अलग गीत हैं। ढेकी कूटने के समय का गीत, ढेकी कूटना जिससे धान से चावल पहले बनाया जाता था या निकाला जाता था, और जब गेहूं से आप गेहूं को पीस कर आटा निकालते थे तो जाता पीसना उसको कहते हैं। हमारी घर की स्त्रियां जाता पीसती थी, आटा निकलता था। उस समय हम लगनी गाते हैं, जिसको भोजपुर के क्षेत्र में जतसार कहते हैं। तो मैं यदि संक्षेप में कहूं तो मिथिला के रग रग में यदि कोई एक चीज़ वास करता है तो वह है गीत संगीत और मिथिला की अपनी ज्ञान परंपरा। बहुत बहुत आपने शुरुआती दौर में जो परिचय दिया है मिथिला के गीतात्मक परंपरा का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम भावुक जी से समझना चाहते हैं कि जो भोजपुरी का लोक काव्य है और उसकी पारंपरिक संगीत, उस दोनों में क्या आपसी संबंध है और कैसे उसका विस्तार हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि भोजपुरी का जो लोक काव्य है उसमें कहाँ से कितना पुट जो है संगीत का है, कितनी उसमें संगीतात्मकता है। प्रणाम। हमारे बीच बैठी हुई हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू जी, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय दीदी कहते हैं, और पूरे विश्व में जहाँ भी भोजपुरी है वहाँ पहुँची हुई हैं, खास करके गीतों को लेकर, और उनके सामने हम गीत की बात कर रहे हैं।
और आपके सवाल पर आते हैं। सुलभ भैया बैठे हुए हैं, इसके सुलभ जी, आराधना जी, इनका बहुत बड़ा काम है उन गीतों को लेकर। आपने कहा कि लोक गीतों में या लोक परंपरा में कितना संगीत है, तो 100% है, वो संगीत पर ही चलता है। और जहाँ तक केशव सर बात कर रहे थे मैथिली की, तो मैथिली और भोजपुरी भाषा भले अलग है, आत्मा संस्कार सब एक ही है। यहाँ भी जन्म से लेकर, जन्म तो बाद में कर रहा हूँ, गर्भधारण से लेकर और मृत्यु तक गीत है। यहाँ देखिए, जहाँ पर रोने की बात होती है, मृत्यु के समय महिलाएं जब रोती हैं छाती पर, उसमें भी एक लय है, एक धुन है। तो पूरा का पूरा जो जीवन है, लोक संगीत है, वो लोक ही है। लोक में जो लय है, लय और लहरा पर ही लोक चलता है, और रिदम पर ही चलता है जितना है। और हमारे यहाँ जो जितनी विधाएं हैं, मतलब आप अगर फेस्टिवल के गीतों की बात करें, श्रम गीतों की बात करें, जैसे श्रम की बात कर रहे थे आप, जतसार की बात कर रहे थे, या खेती में रोपनी का गीत है, सोहनी का गीत है, श्रम का गीत देख लीजिए, भक्ति का गीत देख लीजिए, या संस्कार गीतों की बात कर रहे हैं जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे गीत जो है वो लय में है। तो पूरी की पूरी जो लोक परंपरा पर है, लय में है। और वो लय की बात यह है कि जब हम लोग हिंदुस्तान से बाहर निकले, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मॉरिशस में गए, फिजी में गए, 200 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, मॉरिशस गए हम लोग को, लगभग 200 साल, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, टेडिनाम, तो वहाँ इन गीतों को लेकर गए, इस परंपरा को लेकर गए, इसीलिए वहाँ पर अभी भी सनातन जिंदा है। और मज़े की बात हम बता दें, जहाँ बोली, चूँकि ये बात हो रही है कि बोली बियॉन्ड लैंग्वेजेस, ये बात हो रही है कि हम बोली से परे भाषा हैं, तो हम तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और ये भाषा इन 14 देशों में गई इन गीतों के माध्यम से। और आज मॉरिशस में वहाँ पर गीत गवाई एक संस्था है, 200-250 की या कितने 350 इसको लिए, देखिए ये किताब भी है, ये है गीत गवाई। और गीत गवाई संस्था है जिसने भोजपुरी गीतों को यूनेस्को में पहुंचा दिया। और मॉरिशस में भोजपुरी को सरकारी मान्यता मिल गई, मतलब हिंदुस्तान में भी नहीं मिली है, वो एक अलग है, उस पर हम बात करेंगे जब लिपि की बात होगी। लेकिन मॉरिशस में, नेपाल में इसको मान्यता मिल गई। मॉरिशस में हिंदी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, क्रियोल है और भोजपुरी है। भोजपुरी भी सरकारी भाषा है। और गीत गवाई यूनेस्को में चली गई। इस साल जो छठ की बात हो रही थी, इस छठ को ये जो सरकार है कि हम इसको यूनेस्को में ले जाए, मैं भी भारत सरकार की उस समिति में हूँ, एक्सपर्ट कमेटी में। तो मैं बोला छठ के पहुँचने का मतलब क्या है? छठ मतलब बिहार, वो मैथिली भी है, मगही भी है, अंगिका भी है, बजिका भी है। और छठ मतलब गीत, मतलब छठी मैया के तिले तिले गीत पसंद बा, उनका सब बतिया गीते में बुझाला, घर से लेकर घाट तक, घाट से लेकर घर तक, कोसी भरने तक गीत। तो छठ अगर यूनेस्को में पहुंचती है, इसका मतलब भोजपुरी पहुंचेगी, मैथिली पहुंचेगी, गीतों के पीठ पर चढ़कर, सवार होकर। लेकिन हम इंडिया में, हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि छठ यूनेस्को की अमूल्य विरासत में पहुंच जाए, धरोहर के रूप में पहुंच जाए। और मॉरिशस ने उसे पहुंचा दिया यूनेस्को में, गीत गवाई। और गीत गवाई के पहुंचने का मतलब कि भोजपुरी यूनेस्को में पहुंच गई है। तो जो आपका सवाल था सर, लोक में तो हम धड़कते ही हैं गीतों के माध्यम से। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने इसका उत्तर दिया है और बड़ी अच्छी प्रस्तुति और ज्ञान से हम लोगों को अवगत कराया। एक आप दोनों से ही एक दूसरा सवाल है कि मैथिली दरबारी कविता और भोजपुरी लोक कविता में मुख्य विषयगत अंतर क्या है? मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने भी कहा कि संस्कार की 16 विधाओं को लेकर लगभग सभी तरह के गीत उपलब्ध हैं। आपके भी भोजपुरी में भी इस तरह की सभी समय के लिए इस तरह के गीत उपलब्ध हैं। अब अगर हम भाषा की बात करें तो कुछ तो विषयगत अंतर होगा दोनों ही साहित्य की परंपराओं में। आपको क्या लगता है दोनों में क्या अंतर है जो एक दूसरे से उसको अलग बनाता है और अपनी अलग पहचान पैदा करता है साहित्य के क्षेत्र में? मैं बहुत विनम्रता से आपसे असहमति जताता हूँ। मैथिली में कोई दरबारी साहित्य नहीं है, ये गलत सूचना है या गलत अवधारणा है। मिथिला में
राजवंश की परंपरा अवश्य रही है, और राजवंश की परंपरा में चाहे कहीं के राजा हों, उनके नवरत्न होते थे। सभी राजाओं के इतिहास में आपको मिल जाएंगे, छोटे या बड़े, नामवर या कम नाम वाले। तो मिथिला के राजाओं के शासनकाल में भी उनके दरबार में कवि होते थे। सबसे बड़ी दरबारी कवि यदि हम कहें, जिनको राज दरबार का संरक्षण था और जिस कवि को हम अपना माथ मुकुट कहते हैं, वो महाकवि विद्यापति रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महाकवि विद्यापति का कोई भी मैथिली पद्य या मैथिली लेखन राज दरबार के आदेश पर नहीं है। विद्यापति ने जितना लेखन किया वो संस्कृत में, प्राकृत में, अंत में आकर 2 किताबें हैं अवहट्ठ में। वो सारी किताबें राज्यादेश से लिखी गई हैं। गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, भू परिक्रमण, दर्जन भर किताबें हैं। अवहट्ठ में आते आते जो आम बोलचाल की उस समय भाषा थी 13वीं 14वीं शताब्दी में, तब अवहट्ठ में कीर्तिलता लिखते हुए उन्होंने कहा था, देसिल बैना सब जन मिठा, तै तैसन जम पाँव अवहट्ठा। देसिल बैना ही सबसे मीठी जुबान है। और देसिल बैना क्या है? जो आम जनमानस बोलता है, समझता है, जिसमें कम्युनिकेट करता है। राजकीय भाषा अलग है, संस्कृत अलग है। वो राजा का, राज्यादेश का, राजपुरुषों का की भाषा है। आम जनता उसको नहीं समझती है। तो महाकवि विद्यापति का जो पूरा मैथिली पद्य है, जो मैथिली का पद्य है, वो राज्यादेश से नहीं है। ये एक रचनाकार का, एक सृजन धर्मी व्यक्तित्व का स्वतः स्फूर्त चेतना है, उद्घोष है, देसिल बैना सब जन मिठा। और जब वो लिखना शुरू करते हैं तो वो मैथिली कविता, मैथिली गीत काव्य अलग है, उसमें कहीं कोई राज्याश्रय नहीं है। ऐसे 952 के आसपास मैथिली पद्य अभी मिल चुके हैं, आधिकारिक तौर पर उपलब्ध हैं, किताबों में संकलित हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए मैथिली के बारे में यदि कोई भ्रम है ये कि दरबारी कविता या दरबारी साहित्य मैथिली में रहा है, तो ऐसा नहीं है। राजवंशों के संरक्षण में साहित्य जरूर रचे गए हैं, ये सच हो सकता है शायद कुछ हद तक। दूसरी बात है लोक कविता। राजवंश से अलग जितने भी रचनाकार मैथिली में 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद से मिलते हैं, महाकवि विद्यापति से लेकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोविंद दास, चंदा झा से लेकर आज तक, यात्री नागार्जुन तक, आज हरे कृष्ण झा तक, अजीत आजाद तक, ये इनको कोई राज्याश्रय नहीं है। इनके किसी साहित्य को हम दरबारी साहित्य नहीं कह सकते हैं। और इन सारी कविताओं में या गीतों में वही बातें हैं जो आम जनमानस के मन की बातें हैं। जो किसी प्रकार का स्वतंत्र साहित्य, लोक साहित्य जिस प्रकार का हो सकता है, आम जनमानस के उल्लास, उमंग, दुख, पीड़ा, विषाद की चर्चा, उनकी समस्याएं, उसकी चर्चा, वही हमारे मैथिली के गीत काव्य में या कविताओं में या दूसरे साहित्य की दूसरी विधाओं की रचनाओं में भी उपलब्ध है। देखिए, दरबार की बात है या राज से सहयोग की बात है, तो भोजपुरी तो हमेशा प्रतिरोध और तेवर की भाषा रही है। और आज भी देखिए, हम राज की बात करें तो राज की भाषा माने सरकारी संविधान की भाषा नहीं बन पाई। ऐसे बहुत सारे गीत लिखे गए। अगर हम भोजपुरी के पहले कवि की बात करते हैं तो कबीर दास को लेते हैं, हमारे आदि कवि थे। और उन पर एक मैनेजर पांडे जी की किताब है जेएनयू के, जिन्होंने कबीर दास की भोजपुरी रचनाओं का एक संकलन किया। और उन्होंने कहा कि चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, बनारस में थे, जो भी लिखा उन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा, लेकिन वो खुद लिखते नहीं थे, उनके अनुयायियों ने, उनके भक्तों ने ये किया। तो जहाँ जिस क्षेत्र के थे उन्होंने अपनी भाषा में थोड़ा बहुत चेंज किया, लेकिन मूल रूप से वो भोजपुरी के कवि थे। तो वहाँ से है उनका तेवर। आप देख लीजिए, कबीर दास की ही बात कर रहे हैं। और बहुत पुरानी, चाहे भक्ति कालीन देख ले, सखी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से लेते हुए हम रघुवीर नारायण, बहुत सारे ऐसे गीत लिखे गए जिनकी वजह से उनके कवि को, रचनाकार को जेल जाना पड़ा।
हमारे यहाँ जो देशभक्ति गीत में रघुवीर नारायण अभी 111-12 साल हो गया, उनका गीत है जिसको हम लोग गाते हैं कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरा प्राण बसे हिम खोरे बटोहिया। और पूरी रचना क्या है, पूरे देश को लेकर ही है। एक और सिंधुगा, तीन और सिंधुगा और आरो बट, तो पूरा का पूरा रचना उस पर है। तो ये हमेशा वीर कुंवर सिंह को लेकर या भानु प्रसाद जी की कविता जो है, तो ये पूरा तेवर उसका इसी ढंग का रहा है शुरू से लेकर अब तक। तो इसमें दरबारी वाली कोई बात आई नहीं उसके तेवर में, आज भी नहीं आई। और लोक जो है, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि रिचुअल से जुड़ा है, हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारे जीवन शैली से जुड़ा है, तो जीवन शैली में जिस ढंग की भाव भंगिमा होती है, जिस ढंग का लगाव और कनेक्शन होता है, वो उन गीतों में पूरी तरह से उतरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये बात कही। और ये बहुत अच्छी बात है कि विचारों में वैचारिक मतभेद हों तभी साहित्य पनपता भी है। और आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे विचारों से आपने मतभेद रखा है। बहरहाल हमारा जो सवाल था वो ये था कि दरबारी कवि, ऑफ कोर्स दरबारी कविताएं जो हैं दरबार के सानिध्य से उभरती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि विषय उसी पर रहती हैं, लोक में वो आती ही हैं, जैसा आप लोगों ने कहा भी। अब ज़रा हम ये समझें कि जो मैथिली साहित्य है या भोजपुरी साहित्य है, इनके बोलने वाले लोग बहुत हैं और बहुत देशों में हैं, फिर भी क्या लगता है कि जिस प्रकार से प्रयोग धर्मिता इसमें होनी चाहिए, जितना इसमें नयापन आना चाहिए, जितना इसमें पाठक होने चाहिए, क्या ऐसा विस्तार साहित्य में इनको मिला है? और क्या इनको साहित्य की जो श्रेणी है, जिस श्रेणी में साहित्य को रखा जाता है, हिंदी साहित्य, तमाम तरह के साहित्य हैं, तो क्या इतने पाठक ये जुटा पाए हैं? क्या परेशानियां आपको लगती हैं इस दौरान? साहित्य के पाठक के पूरी दुनिया की समस्या है कि पाठक नहीं है। अंग्रेजी में आप लिखते हैं तो 5 बिलियन आपको एडवांस में मिल जाएगा लिखने के लिए। अभी तो 15 करोड़ रुपए की एक किताब आई है, लेकिन उसको छूना मना है, छू भी नहीं सकते हैं आप। हमारे मित्र की किताब है, लेकिन आप छू भी नहीं सकते हैं, खरीदना तो दूर की बात है। अंग्रेजी में आप लिखते हैं, भारत के हों या विदेश के हों, तो आप पढ़े जाएंगे शायद। बाकी भारतीय भाषाओं में दक्षिण भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जहां किताबें छपती हैं तो उसकी 5,000, 10,000, 15,000 के संस्करण निकलते हैं। आज तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकेडमी जैसी सरकारी संस्थाओं की जब किताबें छप रही हैं तो 100 प्रति का संस्करण आता है और वो भी उसके रैक में भरा रहता है, बिकता नहीं है। रोइए आप, कितना रोइएगा। पाठकीयता की समस्या हर भाषा में है, हिंदी में भी है। राजकमल हो, वाणी हो, वो भी 100 प्रति का संस्करण छापने लगा है। रेयर है, सुलभ भैया जैसे राइटर रेयर हैं हिंदी में भी, आज के वर्तमान के समकालीन राइटर जिनकी किताबों के दूसरे या तीसरे संस्करण छप पाते हैं। ये समस्या कॉमन है, पाठकीयता की समस्या है। मैथिली में किताबें लगभग 500-600 के आसपास प्रतिवर्ष छप रही हैं, और छप रही हैं तो जो भी 2, 4, 10, 50, 100, 200, 500 पाठक हैं उन तक पहुंच रही होंगी, पढ़ी जा रही होंगी, इसीलिए छप रही हैं। मैथिली नेपाल में द्वितीय राजभाषा है, वहाँ एक अलग साहित्य वर्ग है मैथिली का। भारत में जितनी सक्रियता है मैथिली लेखकों की, उससे शायद थोड़ी ज़्यादा ही नेपाल में है, द्वितीय राजभाषा है वहाँ। मैथिली आधिकारिक तौर पर झारखंड के कुछ हिस्से और बिहार और नेपाल, ये मुख्य उसका केंद्र का इलाका है। बाकी तो पूरी दुनिया में लिखने और पढ़ने और बोलने वाले हैं। अमेरिका में भी रह रहा प्रवासी भारतीय मैथिल है, वो भी कविताएं और कहानियां लिख रहा है, उसको जो समझ में आता है, और यहाँ हमारी पत्रिकाओं में छप रहे हैं और वो खूब पढ़े जा रहे हैं। उसमें कहीं कोई संकट नहीं है। मैथिली में अभी प्रकाशक के तौर पर, अभी 10-15 साल या 20 साल पहले तक प्रकाशक नहीं थे हमारे पास, लेखक खुद प्रकाशक होते थे। अब हमारे पास लगभग दर्जन भर
प्रकाशक हैं और वो बाकायदा किताबें छाप रहे हैं। किताबों की बिक्री की एक श्रृंखला उन लोगों ने मिलजुल कर कोऑपरेटिव बेसिस पर तैयार की है, किताबें बिक रही हैं। इस प्रकार के नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल टाइप के जो फेस्टिवल्स मैथिली में होते हैं, वहाँ उनके बुक स्टॉल्स लग रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या कीजिएगा कि 1933 में छपा उपन्यास, 1933 में छपा मैथिली का उपन्यास कन्यादान हरिमोहन झा का, या खट्टर काका का तरंग 1945, आज भी हमारा बुक बेस्ट सेलर किताब है। और शादी ब्याह में जो उपहार दिया जाता है उसमें ये किताबें, हम लोग उसको 60 राज बोलते हैं मैथिली में। तो 60 राज, अब जिसको आपको गिफ्ट और उपहार कहते हैं, हम लोग 60 राज कहते हैं। तो बेटी के विदाई के समय 60 राज में खट्टर काका का तरंग, कन्यादान और दुरागमन दोनों उपन्यास भेजा जाता है। पता नहीं कितने संस्करण 1000 और 5000 वाले आ गए, बिक गए सब। लेकिन आज़ादी के बाद का साहित्य 70 तक स्थिति ये थी, या 80 तक 1100 के संस्करण आमतौर पर सभी भाषाओं में किताबों के आते थे सामान्यतया। और 80 के दशक के बाद, यदि मैं सही हूँ, चलो भैया हमको करेक्ट करेंगे, क्रमशः संस्करण घटते गए, आज 100 पर आ गए हैं आप। और ये हिंदी की भी स्थिति है। इसलिए श्रेष्ठ साहित्य या बढ़िया साहित्य का समझने का मापदंड पाठक की संख्या को समझिएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। उस किताब को, उसमें लिखी बातों को साहित्य के तौर पर यदि उसकी समीक्षा कीजिएगा, साहित्यिक मापदंड पर समीक्षा कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि किताबें कहाँ हैं, कैसी लिखी जा रही हैं। मैथिली के बारे में मैं कह सकता हूँ, आज भी 2025 में भी दर्जन भर कथाकार, अशोक, शिवशंकर श्रीनिवास, विभूति आनंद, प्रदीप बिहारी, सुलभ भैया, सबका नाम जानते हैं, सबके व्यक्तिगत मित्र भी हैं, इसलिए मैं निसंकोच नाम सब ले रहा हूँ। ऐसे दर्जन भर नाम हैं कथा साहित्य और उपन्यास में, जो किसी भारतीय भाषा में लिखे जा रहे उपन्यास और कहानी के समकक्ष की चीज़ें, उस उच्च गुणवत्ता की चीज़ें, वैश्विक विषय की चीज़ें, अपने गांव घर को वैश्विक समस्या से जोड़ने वाली चीज़ें लिख रहे हैं। उसी प्रकार कविता में दर्जन भर ऐसे नाम हैं, अजीत आजाद से लेकर के, रमेश से लेकर के, और अन्य कई लोग, जिनकी कविताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, खूब पढ़ी जाती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैथिली का जो वर्तमान लेखन चल रहा है, ख़ासतौर से 21वीं शताब्दी का, आप कल्पना करिए कि 1904 से लेकर और 1999 तक मैथिली में 85 के आसपास केवल उपन्यास थे। 2000 से 2025 के बीच में लगभग 225 उपन्यास छप चुके हैं। कितने और पाइपलाइन में है पता नहीं, छप के आएगा तब समझ में आएगा। और ये सारे सूचीबद्ध हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई फेंक रहा हूँ आंकड़ा आपके सामने। ये सारे उपन्यास, उनके लेखक और प्रकाशक सूचीबद्ध हैं, उन पर किताब आ चुका है, मैथिली उपन्यासक इतिहास, उसमें पूरी सूची दी गई है। अभी मुजफ्फरपुर से एक बिहार विश्वविद्यालय से शोध पत्रिका छपती है, कोशा, उसका ताज़ा अंक आया है। उस ताज़ा अंक में उपन्यास पर, 21वीं शताब्दी के उपन्यास पर ही चर्चा है, शोध निबंध हैं, करीब 57 शोध निबंध हैं। 225 की 222 या 23 की सूची है उसमें बाकायदा लिखी हुई। इसलिए मैथिली में खूब कहानियाँ, कविताएं, पद्य सारी खूब लिखी जा रही हैं। पाठकीयता का संकट कॉमन है, उस पर फिलहाल क्या कहा जा सकता है। एक इस सवाल के साथ सूचना भी दे दूं, एक साहित्यांगन करके वेबसाइट है, उस पर भोजपुरी की जो किताबें हैं पुरानी और नई लगातार अपलोड हो रही हैं। और एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि भोजपुरी में कितनी किताबें छप चुकी हैं किस विधा की। जब वो वेबसाइट
इधर 2-3 साल से बना और उस पर सारी किताबें पुराने मतलब 1943-45 से छपी हुई किताबों को इकट्ठा करके जो पत्रिका रघुवंश नारायण सिंह निकालते थे भोजपुरी, उन सारी पत्रिकाओं का, किताबों का और हर विधा के, जैसे लोग अमूमन जब 8वीं अनुसूची की बात होती तो कहते भोजपुरी में कोई व्याकरण नहीं है। आज भी लोग बोलते रहते हैं कि व्याकरण नहीं है और कम से कम 2 दर्जन व्याकरण की किताबें आ गई हैं और उस पर अपलोड है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपलोड बोल रहा हूँ कि जाकर देखिए। मॉरिशस में सरिता जी की 2 किताब है, भोजपुरी बोला और भोजपुरी पढ़, वहाँ भी व्याकरण की किताब आ गई है। हमारे यहाँ तो विंध्याचल प्रसाद श्रीवास्तव से लेकर विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी की वर्तनी, विश्वनाथ बाबू की, हम मुझे लगता है कि 4 दशक पहले की बात है, व्याकरण आ गया। गदाधर बाबू आरा के पहले भोजपुरी का अध्यक्ष बने, मुझे वो संस्मरण याद आता है। ऐसे ही लोग कह रहे थे भाई व्याकरण नहीं है इसलिए इसको रोका जा रहा है, या लिपि नहीं है, लिपि पर बोलूँगा तो लंबा होगा। बहुत सारी अभी देवनागरी लिपि में मतलब मुश्किल से 12-13 लिपियाँ हैं और उस पर 22 भाषाएँ आ गई हैं। एक रोमन लिपि है जिसमें कम से कम 20 भाषाएं बोली जाती हैं पूरे विश्व में कहीं संकट नहीं आया। तो लिपि की तो बात नहीं है, मैं व्याकरण की बात करूं तो गदाधर बाबू ने एक संस्मरण सुनाया कि जब भोजपुरी की पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन में सर शुरू हुई तो भोजपुरी उसके पहले तो कोई पढ़ा नहीं था, वो हिंदी के प्रोफेसर ही जाते थे पढ़ाने के लिए। तो वो गए और बोले कि अरे हम कहाँ पढ़ाई, इनमें तब कुछ ना व्याकरण बा, कुछ बाना तरीका, हिंदी वाले ने ये बात कही। तो पीछे से एक लड़का बोला कि ठीक है कहा तरुए बाछी। तो पकड़े ले गए प्रिंसिपल के पास, बोले देखिए बदतमीजी कर रहा है। रात में आप मिस कर गई, वो ये बात हुई कि वो हिंदी के प्रोफेसर आए भोजपुरी पढ़ाने के लिए, बोले मैं क्या पढ़ाई, पता नहीं चलता क्या स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है, इसमें व्याकरण नहीं है, कुछ है नहीं, क्या पढ़ाए। तो पीछे से एक लड़का बोला कि ठीक है कहा तरुए बाछी। वो पकड़े प्रिंसिपल के पास लगे कि बदतमीजी कर रहा है। बोले क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे कर रहा है। बोले सर बोल रहे हैं कि इसमें व्याकरण ही नहीं है। तो इनको कैसे समझ में आ गया कि मैं गलत बोल रहा हूं, बिना व्याकरण के भाषा होती है क्या? तो व्याकरण तो है ही, व्याकरण है। अब लिखना नहीं लिखना, पहले तो वाचिक परंपरा में ही कविता आती थी ना, लिखने की चीज शुरुआत बाद में हुई। हम हिंदी और भोजपुरी की बात या मैथिली की करते, हिंदी तो बाद में आई ना, भोजपुरी तो बहुत पुरानी है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, हम माँ की गोद से लेकर आते हैं। हिंदी बनाई गई 19वीं सदी के, तो एक वो अलग एक मुद्दा है, उसमें हम जाएंगे। तो किताबें सर खूब लिखी जा रही हैं, एक कम्युनिकेशन गैप रहा है, लेकिन धीरे धीरे डिजिटल ये ग्लोबलाइजेशन होने से अमेरिका के आदमी को पता चल रहा है कि आरा में या सिवान में कौन सी किताब छप रही है किसकी, और तुरंत मैं एक पत्रिका निकालता हूँ भोजपुरी जंक्शन, उसका मैं संपादक हूँ, 6 साल से निकल रही है, 150 अंक निकल चुके हैं और उसमें 65 अंक विशेषांक हैं। वो विशेषांकों की पत्रिका है। और विशेषांक किस विषयों पर? उसमें रूस यूक्रेन युद्ध विशेषांक निकला, उसमें चाइना निकला, उसमें कोरोना विशेषांक निकला, एक करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। फेस्टिवल सारे मतलब फगुआ विशेषांक, चैता विशेषांक, दियरी बाती छठ विशेषांक, व्यक्तिपरक विशेषांक, गांधी पर 3 विशेषांक, वीर कुंवर सिंह पर विशेषांक, गिरमिटिया विशेषांक निकाला मैंने और 14 देश के लेखकों से भोजपुरी में लिखवाया। मेरे पास 200 लोगों का डेटाबेस है। लोग बोले लिख नहीं रहे हैं कि कौन फिजी में लिख रहा है भोजपुरी, कौन मॉरिशस में लिख रहा है, कौन सूरीनाम में लिख रहा है, और मैंने उस पत्रिका में लिखवाया है। वो पत्रिका साहित्यांगन पर है, जाकर पढ़ सकते हैं। लेखक के फोटो और परिचय के साथ है कि कौन उसकी किताबें आई हैं। तो अब क्या हो गया कि जो गहरा मतलब कम्युनिकेशन गैप था, एक जो अंधकार था, वो धीरे धीरे हट रहा है और लोग पढ़ रहे हैं और किताबें छप रही हैं। जैसा कि सर ने पाठकों का संकट वो रहा। अच्छा, फॉर्मेट भी चेंज करने की जरूरत है। अब जो नया जनरेशन देखे, सो भी रहे अभी भी जगिए, अभी जो नया जनरेशन है ना, जिस तरीके से हम पढ़वाना चाहते हैं उस तरीके से पढ़ने वाला है नहीं। हमको अपना फॉर्मेट चेंज करना होगा और वो आ रहा है अब धीरे धीरे। देखिए वही सिनेमा देखने जाते हैं, भोजपुरी सिनेमा पर मेरी किताब आई है अभी, भोजपुरी सिनेमा के संसार, अगला सेशन उसी पर है। उसमें 450 पेज की किताब है, दिल्ली सरकार ने निकाला है। उसमें 1931 से लेकर और 2019 तक की जर्नी है। 19 में किताब मैंने जमा किया था तो 19 तक की जर्नी है। और पहली फिल्म बनी 1962 में, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो। अब लोग कहे कि 1931 से क्यों? तो इसलिए कि 1931 से लेकर 1962 तक, मैंने पहली बोलती फिल्म आई आलम आरा, तब से लेकर 62 तक हिंदी सिनेमा में
कब कब भोजपुरी का प्रयोग गीतों के माध्यम से और संवाद के माध्यम से हुआ है। ईयर वाइज मैंने लिखा है, फिल्म का नाम लिखा है, गाने का बोल लिखा है, किसने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो लोग तो हिंदी वाले या जो लोग भी थे वो समझ रहे हैं कि ताकत क्या है लोक भाषा की। लोक भाषा को हटाएंगे तो हम लोग से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उस गीतों को डाला, संवाद को डाला। लेकिन वो डरते थे कि ना पूरा डाल दें तो हमको लोग क्या कहेगा, भदे सब जगह बुर्बक है। लेकिन समझ में आया कि नहीं, आज यही भाषा फैशन का रूप ले। अब लोग ट्यूटर रख रहे हैं कि भोजपुरी सिखा दो। आमिर खान भी ट्यूटर रख रहे हैं कि हमको ये फिल्म करने जाना है, आ जाओ भैया थोड़ा लैंग्वेज एक्सपर्ट बन जाओ पूरी दुनिया में। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है और पता है कि लोग से कटेंगे तो हम फूल भी खिलाएंगे तो फूल प्लास्टिक और कागज के होंगे, उसमें खुशबू नहीं आएगी। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा। समय का थोड़ा अभाव लगता है लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ एक और, चूँकि आप लोगों ने फिल्म और टेलीफिल्म में बहुत काम किया है, बस संक्षेप में एक बात समझना चाहूँगा। क्या इस दोनों विषय की जो गीतात्मकता है उस वजह से फिल्म, इसका फिल्मांकन या फिल्मों में गीत के रूप में इसका प्रयोग ज़्यादा स्वाभाविक हो गया, ज़्यादा आसानी से हो पाया? इस बारे में मैं समझना चाहता हूँ। जहाँ तक मैथिली का बात है, मैथिली भावुक जी ने ठीक ही कहा कि भोजपुरी तेवर वाली भाषा है। ढूकी ये उसका फोनेटिक्स आता है, तेवर वाली भाषा है, उत्तेजना वाली भाषा है, वीरता वाली भाषा है। और इसके ठीक उलट मैथिली जो है चीनी की मिठास वाली भाषा है। गुस्सा भी हम करेंगे तो आपको लगेगा कि खिलखिला के हंस रहे हैं। ये दोनों भाषा के आचरण में, व्यवहार में फ़र्क है। इसलिए मैथिली के जो सिनेमा बने हैं और बन रहे हैं उसमें जो गीत हैं तो मैथिली के मिट्टी, पानी, लोग, संस्कार, उसकी मिठास के साथ ही बने हैं। इसलिए उसके गीत और संगीत दोनों बड़े प्यारे, बड़े कर्णप्रिय। भावुक जी सिनेमा के इतिहास पर काम किए हैं तो 60 और 70 के दशक के जो हिंदी सिनेमा के गीत खास तौर से हैं जो कर्णप्रिय हैं, मेलोडी है जिसमें, तो वो मेलोडी सुनना हो तो मैथिली का गीत सुनिए, मैथिली के सिनेमा का संगीत सुनिए, मैथिली के नाटकों का संगीत सुनिए, मैथिली के संस्कार गीत सुनिए। जो सुनना है, मेलोडी सुनना है, दिल और आत्मा और मन और मिजाज को तृप्त करना है, आनंदित होना है, तो मैथिली को सुन सकते हैं। इसलिए मैथिली के गीतों में, टेली सीरियल्स में, जहाँ जितना जो प्रयोग हुआ है तो अपनी निजता और विशेषता और खासियत के साथ आया है, उस मधुरता और मिठास के साथ आया है। इसलिए सिनेमा के भी जो गीत कुछ बने हैं वो बड़े बेहद मशहूर हुए और बड़े कर्ण। और बकरी घास खो फुर चिड़ैया बाहर जो, लुरु खुरु बिन केने बरना पेट भरत की ककरो। और बकरी, ये है मेलोडी। इस प्रकार के गीत, ये 60 के फिल्म ममता गावे गीत का संजोग से याद आ गया। इस तरह के गीत मैथिली के टेलीफिल्म में या सीरियल्स में, फिल्मों में अपनी उस मधुरता के साथ उपस्थित हैं। देखिए, ढोकी शब्द से इन्होंने शुरू किया। एक्चुअली तेवर में केवल ढोकी नहीं है, उसके अंदर प्रवेश करके और मिठास को देखिए, नारियल को देखिए बाहर से कितना कड़ा है और अंदर कितना मिठास है। और जहाँ तक भोजपुरी के गीतों की बात गीत का उजाल पर मैं गीत कौने खोतवा में लुकैलू आहिरे बालम चिरई, मैं लोक से बात कर रहा हूँ। गहमरी जी का गीत है, कौने खोतवा में लुकैलू आहिरे बालम चिरई। ये लोक में। और फिल्मों में चलिए, मैं पहली फिल्म का ही गीत, सोनवा के पिजड़ा में बंद भइले हाय राम, चिरई के जियरा उदास, शैलेंद्र। ये दोनों गीत देखिए, कहाँ है भोजपुरी। तो तेवर का मतलब मिठास खोना थोड़ी है, वो पूरे मिठास को, मेरा ही शेर है कि कांट चारों तरफ लगावल जाए, फूल की अस्मिता बचावल जाए। फूल की अस्मिता को बचाने के लिए चारों तरफ कांटा लगाना ही होगा। जब तक आप तेवर वाले नहीं होंगे,
आप अस्मिता को नहीं बचा सकते हैं। तो भोजपुरी हमेशा जो है वो तेवर रखी है उस अस्मिता को बचाने के लिए, उसको रखने के लिए। ये लोग जब ही आज तक बचा के मॉरिशस में रखा गया है, जब आज से 200 साल पहले कलकत्ता से जहाज निकला तो सरिता दीदी गाती हैं वो गीत, चूंकि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और भोजपुरी 14 देशों में है, तो उस गीत में से एक गीत सुनाता हूँ, कलकत्ता से छूटल जहाज। और उस गीत को पूरा सुनिए कि कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चल, उमें आ गइल बा रामायण हमार, गीता हमार, लोटा हमार, गमछा हमार, तरिया हमार, और वो बचा के रखा है। इतना वहाँ जाके देखिए कि फ्रेंच आ गया, क्रियोल आ गया, और वो सी बीच पर देखिए कि एक साड़ी में लिपटी हुई महिला है और बिल्कुल एक वेस्टर्न अमेरिका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जाके वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर गए, इसीलिए रामायण सेंटर है, इसीलिए सनातन है, इसीलिए महावीरी झंडा है, और इसीलिए वहाँ हिंदुस्तान है। ये गीतों की ही ताकत है कि वहाँ हिंदुस्तान को जिंदा रखा हुआ है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वक्त मुझे इतनी की ही इजाज़त देता है, वरना अगर बहुत संक्षेप में कुछ सवाल हो एक, तो वो हम ले सकते हैं। जी। गुड आफ्टरनून सर। आपने जैसा कहा कि मॉरिशस में ये भोजपुरी को वहाँ पहुँचाया गया है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बिहार में ही कुछ जगहों पर हम स्टूडेंट्स भोजपुरी को बोलने में कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, तो हाउ कैन वी ओवरकम दैट? कैसे उसको कुछ क्या किया जाए कि हम उसको ओवरकम कर सकें? My name is Rajnandri and I'm a student of class 9 NEHS. तो क्या मैं एक सवाल भोजपुरी में पूछ सकती हूँ? तो हमार सवाल बाकी का रउआ लोग जानत बानी कि भोजपुरी के शेक्सपियर केकरा के कहल जाला? मैथिली इतनी मीठी भाषा है और फिर भी हम जब मैथिली लोग मिलते हैं तो हिचकिचाते हैं। मतलब हम की जाने चाहे छी यह बात भी बोलना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे का अभिवादन, गोड़ लागै छी, यह भी बोलना मुनासिब नहीं समझते हैं। इसमें अपमानित अपने आप को क्यों समझते हैं? और मैं एक गीत गाना चाहता हूँ जो 2 लाइन ही है। कितनी मिठास है इस भाषा में। जब रामचंद्र जी आए थे जनकपुर में तो उनके लिए मिथिला की सखियाँ गाई थी, है ना, मोरे लालन कनक मुस्का दे नयनमा माने नहीं, मौरिया के लड़ हटवा दे नयनमा माने नहीं। ये स्नेह लता जी ने लिखा था और ये पद आज भी हर शादी विवाह में मिथिलाओं के गाए ही जाता है। दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। These are the songs that are sung basically during marriage ceremony, and it is one of the famous songs that we recite it and we sing it. Thank you, sir. 3 सवाल है भोजपुरी से, छोटा छोटा सुन लीजिए। पहला सवाल आपका था कि हम हिचकिचाते हैं, हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं अंग्रेजी, ठीक है ना, उसके बाद हिंदी आए। ठीक है, अंग्रेजी कोशिश के गांव गांव में, मतलब देखिए जो स्कूल खुले तो उसमें गलत अंग्रेजी बोलने वालों की भी दुकानें चल गई। ये नहीं पता कि लोग सीख रहे हैं। होता क्या है, माइंड सेट है। जब भाषा को हम स्टेटस से जोड़ेंगे, जैसे हमारे दिमाग में आएगा कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमको लोग पढ़ा लिखा मानेगा। जब भाषा जो है वो अंतरात्मा की चीज़ है, स्टेटस की नहीं है। हमने मान लिया कि वो अंग्रेजी बोल रहा है तो तेज है, और ये मगही मैथिली भोजपुरी बोल रहा है तो ये बुर्बक है, बौरा है, गाँव वाला है। हमने स्टेटस से, माइंड का ब्लॉकेज है, जबकि सभी भाषाएं समान है। ये है कि आप इसको समझिए कि अपनी भाषा आनी चाहिए, मातृभाषा बोलना है, क्योंकि मातृभाषा सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, उसमें आपकी पूरी जीवन शैली होती है, उसमें आपकी पीढ़ियां होती हैं, उसमें आपका संस्कार होता है। तो ये जानना है। बाकी दुनिया की जितनी भाषाएं आप सीखना चाहें उसका स्वागत है। अंग्रेजी आपकी मजबूरी है, मजबूरी में आपको सीखना पड़ रहा है, और उसको अपने स्टेटस, उसका और डीप में जाएंगे, समय कम है। तो जो राजा होता है ना, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया, तो लगता है कि राज किया, ये राजा है, वो पावर वाला है, तो उसकी भाषा का हम सम्मान करते हैं। अपने कहावत है ना, कमजोर के लुगाई गांव भर के भौजाई। तो जब आप कमजोर होंगे, आपका स्टेटस छोटा होगा, आप ही हीन भावना से देखेंगे तो दूसरे तो देखेंगे ही।
इसलिए यह है कि आप ये सोचिए कि हमें अपनी भाषा बोलना है, सीखना है और अच्छा से बोलना है, उसको जानना है, और बाकी दूसरी भाषाएं सीखिए। तो ये हो गया। दूसरा सवाल क्या था? भिखारी ठाकुर। अब भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, इसको उल्टा। मैं हमेशा नाटक के मर्मांगे बैठे हुए हैं, हम बोले भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर को बोला जाए। दोनों में अब लोग, ये क्या है कि आदर से आप किसी को कुछ कहिए। मुझे कोई कह दिया कि मैं गजल पढ़ता हूँ, भोजपुरी के दुष्यंत कुमार हैं, मैं सिनेमा पर लिखा तो किसी ने कुछ कह दिया, बोले मैं भोजपुरी का मनोज भावुक रहना चाहता हूँ, यही मेरी पहचान है। तो प्यार से कोई चीजें कह दी जाती है। आप अश्लीलता की बात कर रहे हैं, मत देखिए, मत सुनिए ना। अच्छा चीज भी बन रहा है। अभी इस महीने में मेरी 2 फिल्म आई है, मैं सबको यहाँ बोल रहा हूँ। एक फिल्म आई है आपन कहाए वाला केबा, जाकर देखिए, 3 पीढ़ियां एक साथ देख सकती हैं, सारे गाने मैंने लिखे हैं। दूसरी फिल्म आई है दुल्हनिया नाच नचावे, उसमें 5 गाने हैं, 4 मैंने लिखे हैं। पूरी फिल्म तीनों पीढ़ी के साथ। अगर किसी को एक आपत्तिजनक सीन समझ में आ जाए, कुछ भी, मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे फोन कीजिए। हम करें कि हम केवल बैठ के अश्लीलता बोले देखे तो वही दिखाई देगा, है ये सच्चाई है, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हम गाली देकर, मैं बार बार उन्हीं लोगों का प्रमोशन करते हैं, उसके खिलाफ कीचड़ के कीचड़ से ना धोल जला, अनहार से अनहार ना दूर हुई। हमको टॉर्च बियरर बनना पड़ेगा, पैरेलल कुछ करना होगा। आप कीजिए, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। वो बच्ची, आप अपना नाम बताओ। हाँ, अंशिका, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, बैठ जाओ। इस सत्र की यही सफलता है कि 8वें 9वें क्लास के किसी बच्ची या बच्चे के मन में यह विचार उत्तेजित हुआ, प्रस्फुटित हुआ कि मुझको भोजपुरी बोलने में कठिनाई है, मैं उसको ठीक कैसे कर सकती हूँ। बेटा, ये समस्या आपकी नहीं है, दरअसल आपके माता पिता की ये समस्या है। पिछली शताब्दी का जो अंतिम दशक है, पूरी दुनिया के लिए बहुत ख़राब गया है। जब से ग्लोबलाइजेशन टर्म आया है अस्तित्व में, विश्वग्राम बन गया है, पूरी दुनिया गांव बन गई है, मुक्त बाजार व्यवस्था लागू हो गई है। अब सब लोगों को लगता है कि हम अमेरिका चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, तभी हम काबिल होंगे, तभी हम ज़्यादा कमाएंगे, तभी हम प्रतिष्ठित कहाएंगे। यह बाजार का दबाव है। दूसरी तरफ इस सत्र में थोड़ी देर पहले यूनेस्को का बहुत हवाला दिया गया। 2006, 7, 8 में पूरी दुनिया में 35 भाषा वैज्ञानिकों ने एक बड़ा काम किया, वर्ल्ड लैंग्वेज एटलस का निर्माण किया यूनेस्को के लिए। पूरी दुनिया के 35 भाषा शास्त्री उसमें थे, उसमें भारत से भी एक थे, प्रोफेसर उदय नारायण सिंह। उनकी टीम में भारत में हम लोग भी काम कर रहे थे। उस 35 भाषा शास्त्रियों का एक रिकमेंडेशन है यूनेस्को के पास पड़ा हुआ, और यूनेस्को ने उसको जारी कर दिया, उसके साइट पर भी उपलब्ध है। उस समय में ये कहा गया, महसूस किया गया कि ग्लोबलाइजेशन का जो एक बैड इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर जा रहा है वो ये कि हर 6 महीने में दुनिया के किसी कोने में कोई न कोई एक बोली या भाषा मर रही है, समाप्त हो रही है। उस समय से पूरी दुनिया में ये डिबेट चल रहा है, और डिबेट चलने का नतीजा ये आया है। अभी अमिताभ कांत का एक सत्र हुआ था, यदि आप लोगों ने उसे सुना हो, तो मैं किसी के समर्थन और विरोध के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक फैक्ट रख रहा हूँ। अभी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने NEP लागू किया है, त्रिभाषा फार्मूला, जिसमें आपके लिए आपकी मातृभाषा में पढ़ाई हो और आप अपनी मातृभाषा को एक विषय के तौर पर पढ़ें, उसकी व्यवस्था की गई है। जिस दिन आपके नहीं, आपके माता पिता के दिमाग से वो बातें हट जाएंगी कि बच्ची को जिस दिन हम पहली बार एक चपत लगाए थे तो वो रोई थी, तो किसी भाषी क्षेत्र की आप होंगी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, जिस भाषा में, तो रोई जो होंगी ना, अपनी ही भाषा में रोई होंगी।
जिस दिन अपनी भाषा की वो ताकत आपके मम्मी पापा को समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको बोलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। मैथिली में कहीं कोई संकट नहीं है सर, लेकिन वही संकट है तथाकथित जो कुछ शहरी बन जाते हैं, तथाकथित जो अपनी भाषा से अपना परिचय काट कर तब बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, तो माइंड ब्लॉकेज का संकट है। इलाज हो रहा है, धीरे धीरे होगा। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुन लिया, हम लोगों को बर्दाश्त कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सुलभ भैया का धन्यवाद जी, बहुत 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 शुक्रिया। आपने जो ये बातें कही हैं आप दोनों ने, और जैसा आपने भी कहा कि स्कूली बच्चों में वो विचारोत्तेजकता उपजी और उससे कुछ सवाल उभरे, मुझे लगता है यही इस तरह के आयोजनों का मुख्य मकसद है। ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, बहुत लंबी हो सकती थी। बहुत सारे अनछुए विषय जो मैं छूना चाहता था मैं नहीं छू पाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो ये डिस्कशन हुआ है बहुत अच्छा हुआ। इसको समराइज़ करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाषा बहुत समृद्ध होती है और उसमें खुद ब खुद साहित्य बनने के सारे संस्कार और गुण उपलब्ध होते हैं। ये बाज़ार होता है, दबाव होता है, तमाम तरह के बाहरी आवरण होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए इसमें बिखराव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी साहित्य इतना सशक्त होता है, सशक्त माध्यम होता है कि वो खुद अपने आप को समेटकर एक बड़ी पहचान बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ।